हेलो एवरीवन, आज हम दिल्ली सुल्तान क्लास 7 का लेसन 3 का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम एडमिनिस्ट्रेशन, तुगलक के बारे में और खिलजीज़ के कंसोलिडेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम यहाँ जेंडर डिस्टिंक्शन के एग्जांपल्स पहले ही पढ़ चुके हैं कि जैसे हमारे पास 3 एग्जांपल हैं, एक रज़िया सुल्तान के, एक रुद्रमा देवी के और एक दीदा के, जो कि कश्मीर से बिलोंग करती थी। रज़िया सुल्तान कौन थी? वो डॉटर थी सुल्तान इल्तुतमिश की, जिन्होंने 1236 से 1240 तक जो है अपना राज्य स्थापित किया था। और इसके बाद उन्होंने अपनी इंस्क्रिप्शन में खुद लिखवाया था कि वो डॉटर हैं सुल्तान इल्तुतमिश की। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है रुद्रमा देवी का, जिन्होंने अपना नाम चेंज करवा के इंस्क्रिप्शन पे और जो है प्रिटेंड कराया था कि वो एक मैन है, ठीक है। और फिर तीसरा एग्जाम्पल है आपके पास दीदा का, जो कश्मीर की थी, जिनको दीदी प्यार से बोलते थे। अब उसके बाद अब हम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर खिलजीज़ और तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम 4 बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रोल ऑफ स्लेव्स जो था एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या था, उनकी क्या भूमिका थी, स्लेव्स क्यों उन्होंने चुने थे, क्यों अपने बच्चों को उन्होंने गद्दी पे नहीं बिठाया था। दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे कि इक्ता और इक्तादार कौन होते हैं और किस किस तरह के टैक्स लगाए जाते थे। तीसरा हम पढ़ेंगे कि चिफ्शियंस और फोर्टिफिकेशन क्या होता है, और हम इसके बाद पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्ड क्या किया था मंगोल्स के अटैक का, जो कि गाजी खान ने किया था। अब हम सबसे पहले रोल ऑफ स्लेव्स पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब कंसोलिडेशन करने के लिए दिल्ली सुल्तान्स ने क्या किया था, अपने स्लेव्स को ही बड़ी ऊंची हायर पोस्ट्स पे बिठा दिया था। और क्योंकि उनको गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की तो ज़रूरत होती ही थी, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को ना बिठा के, अरिस्टोक्रेट्स को ना बिठा के, चिफ्शियंस को ना बिठाकर उन्होंने बड़ी पोस्ट पे किनको बिठाया था, स्लेव्स को बिठाया था, जो कि वो खुद खरीदते थे और उस पे वो रिलाय कर पाते थे। अब कैसे रिलाय कर पाते थे, उनका रोल क्या था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक शासन चलाने के लिए, पूरे एक गद्दी चलाने के लिए गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेशन की तो बहुत ज़रूरत होती है। तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, रादर देन अपॉइंटिंग एरिस्टोक्रेट। अब एरिस्टोक्रेट कौन होते थे? एरिस्टोक्रेट होते थे जो उनके उनके ही जानकार, उनके सगे संबंधी, उनके बच्चे, जो उनके ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और चिफ्शियंस कौन होते थे? चिफ्शियंस होते थे बड़े बड़े लैंड ओनर, ठीक है, जिनको ज़मींदार बोलते हैं। अब उनको ना अपॉइंट करके उन्होंने बड़ी पोस्ट पे, हायर पोस्ट पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लेव्स को ख़रीदा, अपने स्लेव्स को, जिनको पर्शियन लैंग्वेज में बंदगन बोलते हैं हम, ठीक है, और उनको इम्पॉर्टेंट ऑफिसेस में और अच्छी अच्छी पोस्ट पे उनको नियुक्त कर दिया गया। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, स्लेव्स रादर देन सन का एक कॉलम आता है और ऑफिशियल्स आते हैं सुल्तान मोहम्मद तुगलक, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे आगे की वीडियो में। अब यहाँ एक सवाल आता है कि दिल्ली सुल्तान जो इल्तुतमिश था स्पेशली, उन्होंने फेवर करे थे स्लेव्स, जो कि जिनको हम बंदगन कहते थे पर्शियन लैंग्वेज में, सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस पे और बड़ी बड़ी पोस्ट पे। लेकिन उसका रीज़न क्या था, वाई इज़ इट सो, उन्होंने क्यों अपॉइंट करे थे? उसके 2 कारण थे कि वो परचेज़ कर रहे थे अपने स्लेव्स जो है मिलिट्री सर्विसेज के लिए, एक सेना इकट्ठा कर रहे थे। दूसरी चीज़ ये थी कि वो उनके ही स्लेव्स थे ना, और दूसरा कारण उनका ये था कि ये जो स्लेव्स थे, वो पूरी तरह से उन पे ही निर्भर थे। तो इसलिए अपनी आवाज़ नहीं ऊँची कर सकते थे या उनके खिलाफ़ नहीं सोच सकते थे उन राजा के, जिन्होंने उनको ख़रीदा है। इसीलिए राजा पूरी तरह से उन पे विश्वास कर सकते थे, बजाय अपने बच्चों के। तो यही कारण था कि इल्तुतमिश ने एक जो है आपको एग्ज़ाम्पल सेट दिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि खिलजीज़ और तुगलक जो लगातार स्लेव्स अपॉइंट कर रहे थे बड़ी-बड़ी पोस्ट पे, उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी छा गई सब जगह एराइज़ हो गई। अब वो कैसे हुई? क्योंकि स्लेव जो थे वो इतने ज़्यादा फ़ेथफुल रहते थे अपने मास्टर्स के प्रति, क्योंकि उन्होंने उनको ख़रीदा होता था और वो पूरी तरह से उन पे निर्भर रहते थे। लेकिन वो कभी भी वफ़ादार नहीं रहते थे हेयर्स के प्रति। अब हेयर कौन है यहाँ पर? HEIR यहाँ पर लिखा है। अब हेयर का मतलब होता है कि जैसे अगर एक राजा हटा, एक स्लेव हटा, जो कि राजा या मतलब
हाई पोस्ट पे गवर्नर बनाया गया था। उसके बाद जब दूसरा जो है वहाँ पर गवर्नर आएगा, तो उसकी बात वो नहीं सुनेंगे। उनके लिए वो वफ़ादार नहीं थे। इसीलिए आगे-आगे उनको बहुत प्रॉब्लम्स आने लग गई। इसीलिए एज़ एवरी न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, हर एक का अपना खुद का एक सर्वेंट होता था। इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया ओल्ड और न्यू मोबिलिटी में। मोबिलिटी मतलब जो नया आता रहा वो पुराने वाले से लड़ता रहा, ठीक है? और न्यू और ओल्ड स्लेव्स के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब इसका नतीजा क्या हुआ, जो एलाइट्स और ऑथर्स थे पाशन त्वारिख के, उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया दिल्ली सुल्तान्स को कि ये तो बहुत गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि वो अपॉइंट कर रहे थे लो और बेस बॉर्न स्लेव्स को, जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं होती थी, जो स्लेव्स थे, खरीदे जाते थे, बंदगन जिन्हें हम बोलते थे। उसमें सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक कॉलम में भी दिया गया है सुल्तान मोहम्मद तुगलक का, जिन्होंने अपॉइंट किए थे बड़ी-बड़ी पोस्ट पे एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी। एक तो सबसे पहले थे वाइन डिस्टिलर, जो कि एक शराब के व्यापारी थे। दूसरे एक बाबर था, वो नाई हो गए, फिर कुक हो गए और गार्डनर हो गए। ऐसे लोगों को जिनका नाम लद्दा और पीरा था, इन सबको उन्होंने अपॉइंट किया था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल था जो कि बहुत ख़राब साबित हो रहा था सबके लिए, और इसी वजह से उन्होंने सबने क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था दिल्ली सुल्तान्स को, क्योंकि जो डिज़र्व करते थे उनको तो बैठा नहीं रहे थे। लेकिन स्लेव जो है, इसीलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी हमने पढ़ा था ना शुरुआत में, इसीलिए स्लेव डायनेस्टी कहा गया है इस डायनेस्टी को। अब हम यहाँ इक्ता और सिस्टम और टैक्सेस के बारे में बात करेंगे। अब इक्ता सिस्टम जानने से पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि इक्ता सिस्टम होता क्या है। इक्ता सिस्टम ऐसा है जैसे एक राज्य है, अब राज्य को आपने अलग-अलग भागों में बाँटा हुआ है। इसको ईज़ी सिंपल तरीके से समझाती हूँ। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया की अलग-अलग स्टेट्स हैं, जैसे यूपी हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, इस तरह से जो ये स्टेट्स हैं अलग-अलग, इनको तो आप इक्ता कह सकते हो, ठीक है? अब इसके बाद मुफ्तीज़ कौन हुए, और जो इन जो है स्टेट्स जो हैं आपकी, अब इन स्टेट्स की जो देखभाल करते हैं उनको इक्तादार बोलते थे, समझ गए आप? ठीक है? या मुफ्तीज़ भी बोल सकते हैं हम इनको। इसी तरह से यहाँ पर देखें कि हम किसको बोलेंगे इक्ता, जो लैंड्स थे, और जो लैंड्स को सँभाल रहे थे उनको क्या बोलते थे, इक्तादार या मुफ्तीज़। अब इक़्तिदार्स की क्या ड्यूटी होती थी? 3 ड्यूटी होती थी। जैसे कि सबसे पहले मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, और फिर उसके बाद राइट था इनको पूरा कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें। अब इसका एक यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्यों? सो दैट दे कैन पे द सैलरी टू द सोल्जर्स, जिससे कि वो सोल्जर्स की सैलरी दे सकें और अपनी भी ले सकें सैलरी आउट ऑफ इट, ठीक है? कलेक्ट करके सारा रेवेन्यू। अब ये जो इक़्तिदार्स और मुफ्तीज़ थे, ये भी कभी भी राजा के खिलाफ़ खड़े हो सकते थे पावर में आने के बाद। तो इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता था? इनके लिए 3 तरीके अपनाए थे उन्होंने। सबसे पहला कि एज़ देयर ऑफिसेज़ वर नॉट इनहेरिटेबल, इससे इस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया था। इनहेरिटेबल का मतलब क्या होता है कि ये ज़रूरी नहीं था कि जो इक़्तिदार आपने बना दिया गया है, तो उनका ही बेटा दूसरा इक़्तिदार बने या मुफ्ती बने। दूसरी तरीके से इन्होंने कैसे कंट्रोल किया उनके ऊपर, कि वो इक्ता बनाते थे किसी को भी बहुत कम समय के लिए, और तीसरी तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया ट्रांसफ़र करके अपना इक्ता, या ट्रांसफ़र करते रहते थे वो सारे इक्तास का, है ना? बहुत जल्दी-जल्दी करते थे। तो इस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया इक़्तिदार्स को। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के टाइम पे इनको कंट्रोल करना इक़्तिदार्स को और मुफ्तीज़ को बहुत मुश्किल होता जा रहा था। इसके लिए इन्होंने क्या किया, एज़ दे अपॉइंटेड अकाउंटेंट ओवर इक़्तिदार्स, उन्होंने क्या किया, अपॉइंट करना शुरू कर दिया अकाउंटेंट्स इक़्तिदार पे और मुफ्तीज़ पे, चेक करने के लिए, टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुफ्तीज़, कि जिससे कि वो चेक कर सकें कि कितना अमाउंट कलेक्ट हुआ है मुफ्तीज़ के द्वारा। दूसरा उन्होंने क्या किया, केयर वाज़ टेकन then that the mufti collected only the taxes prescribed by the states, and also care was taken that they kept the required number of soldiers only, ठीक है? इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता था कि वो टैक्स उतना ही वसूलें जितना कि टैक्स स्टेट ने बताया है, उनको प्रिस्क्राइब किया है, और वो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स भी उतने ही रखें जितना उनको बोला गया है, नॉट मोर देन दैट।
अब जो ये अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। जो है असेसमेंट, कलेक्शन पे, लैंड रेवेन्यू पे अपना कंट्रोल हासिल कर लिया था। उन्होंने लोकल चिफिशियंस को जो है टैक्स वसूलने से भी कैंसिल कर दिया था, मना कर दिया था और उनको भी फ़ोर्स किया जा रहा था कि आप भी टैक्स पे करोगे अब से। अब अलाउद्दीन तीसरा क्या किया था अलाउद्दीन ने, उन्होंने अपॉइंट कर दिए थे अकाउंटेंट्स के वो चेक करते रहें उनके अकाउंट्स, जिससे कि पूरी नज़र रहे उनकी। और लेकिन कई बार जो है पुराने चिफिशियंस जो रहते लैंडलॉर्ड जो रहते ज़मींदार, वो उनकी लैंड रेवेन्यू में ये कलेक्ट करने में उनकी मदद कर देते थे। अब 3 तरह के टैक्सेस जो थे वो इम्पोज़ करती थी दिल्ली सुल्तान्स। एक तो फसल पे जिसे हम ऑन कल्टीवेशन कहते हैं, जिसको नाम था खरच, जो कि 50% होता था पीजेंट्स की प्रोड्यूस का। दूसरा होता था कैटल पे और तीसरा होता था आपका हाउसेस पे। तो 3 तरह के टैक्सेस यहाँ पर बताए गए हैं। अब सब कॉन्टिनेंट और गैंगेटिक प्लान्स क्या होते हैं? सब कॉन्टिनेंट आप इस तरह से समझिए कि जैसे इंडिया हो गया, ये एक पार्ट है एशिया कॉन्टिनेंट का। उसके बाद जो सराउंडिंग्स हो गई इसकी सारी और नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई इंडिया की, उनको हम क्या कहेंगे सारे? जिस पे राज कर रखा था सारे शासन पे, तो उसको हम क्या कहते थे? सब कॉन्टिनेंट कहते थे। और गैंगेटिक प्लेन्स क्या होते थे? वो एरियाज़ होते थे गंगा रिवर के, जो कि पूरी तरह से फॉरेस्टेड एरियाज़ होते थे, जो कि हाईली यूज़ होते थे लोगों के द्वारा, बड़े-बड़े लैंडलॉर्ड्स के द्वारा यूज़ होते थे वो। उनमें छिपने के लिए वो यूज़ करते थे उनको। उसको हम गैंगेटिक प्लान कहते हैं।